हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मानव अधिकार का। ठीक है, मिसलेनियस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन राइट, और हमारे पॉलिटी में भी दिया हुआ चैप्टर, तो पॉलिटी से भी सवाल आ सकता है और मिसलेनियस में तो दिया ही है, तो इससे सवाल आना तो कंफर्म है। तो आप ये जो देख रहे हैं कि कवर 360 डिग्री, इसको इस प्रकार से कवर किया जाएगा कि सवाल इससे बाहर नहीं बनना चाहिए। अभी जेपीएससी बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ था, तो अब इस लेक्चर को सुनने के बाद आप उस सवाल को ज़रूर आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बताइए कि सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा जो भी लेक्चर है उसको 360 डिग्री में ही कवर किया जाता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और उससे पहले आप जाके मेरे वीडियो का क्वालिटी भी देख सकते हैं। क्वालिटी जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो ज़रूर मेरे जो वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्वालिटी है या नहीं है। और ये यहाँ जो होगा कि सीधी बात और नो बकवास, क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो है आप देख सकते हैं सब 15 20 25 मिनट ऐसे ही रहता है, और उसमें जितना इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है मैं उसी को डिस्कस करता हूँ। ऐसा चाहूँ खींचने का तो वीडियो को 1 घंटा 45 मिनट खींचा जा सकता है। जो मैं देखता हूँ, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो झारखंड के फेमस है वो 30 मिनट का वीडियो को 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट को करते रहते हैं। तो ये मेरा वीडियो में ये आपको खासियत लगेगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जितना एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है उस बात को विशेष महत्व दिया जाता है और उस बात को कवर किया जाता है। तो इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, और जो डेली टारगेट में उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एक डेली टारगेट मेरे द्वारा एक प्लान चलाया जा रहा है, उसमें रात को आपको टारगेट दिया जाता है, उसके नेक्स्ट डे हम लोग 9:30 बजे रात में को टेलीग्राम पर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर नए है तो ज्वाइन कीजिए और उसको देखिए कि चीज़ें आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि मानवाधिकार, और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से सवाल बन सकता है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले मानवाधिकार, पहले हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले जो इंटरनेशनल का मामला है, कैसे स्थापना हुआ, ये सब थोड़ा बहुत समझेंगे। यहाँ से भी सवाल बना जा सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड में शांति स्थापित रखने के लिए यूएन की स्थापना की गई, जिसके तहत यूएन चार्टर द्वारा मानवाधिकार का परिचय कराया गया। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। यूएन चार्टर के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक द्वारा 1964 में की गई। तो ये भी ध्यान रखना है। एक टॉपिक मैंने यूएन डाला था, मिसलेनियस का ही पार्ट है यूएन, तो अगर उसको आप देख लेते तो बहुत सारे जो उसके संगठन है वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो इकोसॉक द्वारा 1964 में की गई थी। ये याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, इसको उनगा भी बोलते हैं, अंगा उंगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। कब? 10 दिसंबर 1948। ये डेट याद रख लीजिएगा, इस पर सवाल पूछा गया है तो डायरेक्ट सवाल आएगा। मेरा उसी बात पर फोकस रहेगा कि सवाल कहाँ से बन सकता है और आपको कितना जानना है। ठीक है, तो 10 दिसंबर 1948 याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को, जो कि मानवाधिकार के प्रति पहला दस्तावेज था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे 1950 में जनरल असेंबली द्वारा रेजोल्यूशन के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन ये 10 दिसंबर 1948 ही आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 अनुच्छेद हम लोग देखेंगे कौन सा अनुच्छेद है ना, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर है ना 2006 में देखिए क्या हुआ है ना, इसको भी मैंने कवर किया है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई, इसके मुख्यालय जिनेवा है। इसको भी थोड़ा सा आगे हम लोग कवर किए। तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक फैक्ट था, फैक्चुअल फैक्ट था, कभी इससे सवाल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसको भी हम लोग इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें दो इम्पोर्टेंट है ये, इसकी घोषणा कानूनी आधार देने के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय करार दिए गए। यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 66 में अपनाया गया, जो 1976 में प्रभावी हो गया। कौन सा? नागरिक और राजनीतिक अधिकार और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, ये दोनों अधिकार क्रमशः पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि पहली पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी किन्हें कहा जाता है, जबकि तीसरी पीढ़ी निर्णय का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधन का अधिकार, ये सब पर बात किया। ठीक है, और चतुर्थ पीढ़ी का डिजिटल अधिकार माना गया। चतुर्थ पीढ़ी का अधिकार कौन सा गया माना गया? तो डिजिटल अधिकार। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आखिर यूएन 10 दिसंबर 1948 आप जरूर याद रखिएगा। 30 अनुच्छेद अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मानवाधिकार के जो मजबूत सम्मेलन हुए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत एक बार एग्जाम के पहले जरूर देख के जाइएगा। नरसंहार पर अपराध के लिए रोकथाम और सजा के लिए 1948। नस्लीय भेदभाव पर उन्मूलन पर सम्मेलन 1965। महिलाओं पर भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन 1979। अत्याचार 1984। बाल अधिकार 1989। दिव्यांग पर 2006। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, ये थोड़ा सा आप देख के जाएंगे एग्जाम से पहले, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यूनाइटेड UNHRC इम्पोर्टेंट है ना। इसका सदस्य मेनली 3 साल की अवधि का होता है सदस्य का कार्यकाल। इसका स्थापना 2006 में यूएन के तहत और मानव अधिकार को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था 47 सदस्य यूएन के सदस्य मिलकर किए थे, ठीक है। तो UNHRC, ठीक है। UNHRC इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 2006 में स्थापना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इसके जो 30 अधिकार है वो क्या, हम लोग जरा देखते हैं। 30 अनुच्छेद। पहला है जन्मजात एवं स्वतंत्रता एवं समानता, पहला, ठीक है। जन्म हो गया, जब जन्म हो गया। दूसरा में क्या होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव पर प्रतिबंध होगा। तीसरा में क्या है कि जीवन का अधिकार है ये। चौथा में आपको गुलामी पर प्रतिबंध है, गुलामी नहीं होना चाहिए। पाँचवा में अत्याचार है पर प्रतिबंध है। छठा में आपका अनुच्छेद छठा में कानून के सामने हम व्यक्ति के रूप में मान्यता। सातवां में कानून के समक्ष समानता। आठवां में क्या अनुच्छेद, प्रभावी न्यायपालिका का अधिकार। तो जो हम लोग जो आप समझ सकते हैं जो हमारे संविधान में आर्टिकल लिखा हुआ, तो ओवरऑल यही सब चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तो आप भी कॉमन सेंस भी लगा के इसको बना सकते हैं। 9 में क्या, मनमानी ढंग से हिरासत पर प्रतिबंध। जन सुनवाई का अधिकार 10 में। 11 मासूमियत के अनुमान का अधिकार। 12 में ज्ञानता का अधिकार। 13 में आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार। 14 में शरण लेने के अधिकार। आप देख सकते हैं हमारे जो आर्टिकल है संविधान में ये सब बात ओवरऑल कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। 15 में राष्ट्रीयता का अधिकार। 16 में विवाह परिवार का अधिकार। 17 में अपनी संपत्ति बनाने का अधिकार। 18 में धर्म और सोच की स्वतंत्रता। 19 में राय व्यक्ति, ठीक है। 20 में सभा की स्वतंत्रता। 21 में सरकार में भाग लेने का अधिकार है। 22 में आपकी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। 23 में काम करने का अधिकार है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा बीच बीच में, है ना। 24 में आराम का अधिकार है। 25 में पर्याप्त जीवन का अधिकार है। 26 में शिक्षा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार है तो कन्फर्म से ये तो रहेगा ही, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। 27 में सांस्कृतिक जीवन। 28 में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था का अधिकार। 29 में कर्तव्य और सीमाएं का अधिकार। 30 में क्या है, मोक्षखंड का, ठीक है। स्वावैधि क्लॉज, ठीक है, याद रखना। तो 30 अनुच्छेद है कि ध्यान में रखना है। और ये फिर से ध्यान रखना है कि सारा जनरलाइज पॉइंट है, थोड़ा सा एक दो बार एग्जाम से पहले देखिएगा, याद करने का चीज़ है। हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए या सिंपल सा पूछ दिया जाए कि ये सवाल की कितना अनुच्छेद है, यही पूछ दिया जाए कि, या पूछ दिया जाए इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ दिया कौन नहीं है। तो चीज़ें को थोड़ा सा देख के चलना है, क्योंकि हो सकता है कि सवाल पूछा जाए एग्जाम से पहले, एक दो बार देख लेना तो चीज़ें याद रहेगी आपको। अब देखिए जहाँ से सवाल आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। यहाँ से आपके काफ़ी सवाल आएंगे। तो पहली बात तो कुछ फैक्ट मैंने यहाँ लिखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2023। हो सकता है कि डायरेक्ट थीम आपका पूछ ले, तो इस बार का थीम क्या था, फ्रीडम इक्वलिटी जस्टिस फॉर ऑल। ये ध्यान में रखिएगा, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है आपको। पेरिस प्रिंसिपल किससे संबंध है, तो ह्यूमन राइट्स से, याद रखिएगा। अरुण कुमार मिश्रा कौन है, तो इसके बताइएगा कौन है। मैं तो यहाँ नाम लिख दिया, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। इनके अध्यक्ष याद होना चाहिए आपको। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसको समझिए कंसेप्ट इसका। जो इसके पास सिविल और चरित्र, इसकी जो चरित्र न्यायिक है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यही पॉइंट पूछा गया था उसमें। एक पॉइंट था बैकलॉग के सवाल में, एक ऑप्शन ये भी था, तो ये पता होना चाहिए आपको। 12 अक्टूबर 1993, ध्यान में रखिएगा, ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई जो संविधान के जो आर्टिकल होता है उसमें इसका उल्लेख नहीं है ना। जिससे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन क्या है, सांविधिक और कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। तो ये होगा संवैधानिक, क्योंकि वो आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल में उल्लेख है। तो ये सांविधिक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक्ट के थ्रू बनाया गया।
तो इसकी संरचना क्या होती है? तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। एक अध्यक्ष होंगे इसके, 5 पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है? 5 पूर्णकालिक में होंगे, पहले 4 सदस्य, ठीक है? पहले जो थे 2019 एक्ट से पहले 5, पहले 4 थे, अब हो गए 5। 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। उसमें से किसको बढ़ाया गया? तो एक महिला सदस्य को बढ़ाया गया, ये ध्यान में रखना है। 7 पदेन सदस्य होंगे, ठीक है? पहले 4 थे। अब देखिए पूर्णकालिक सदस्य कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होंगे? तो पूर्व न्यायाधीश या फिर मुख्य या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है? ये भी ध्यान में रखना। पूर्व न्यायाधीश, मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुख्य ही रहे, है ना? अन्य भी रहेंगे तो वो भी हो सकते हैं, है ना? चीफ जस्टिस होना भी जरूरी नहीं, जस्टिस भी रहेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ने क्या पढ़ा? अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? पूर्व भी हो सकते हैं और जो मुख्य है वो भी हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर, है ना, या फिर न्यायाधीश भी होंगे तो काम चल जाएगा अध्यक्ष के रूप में, ठीक है? इसको आप बताइए कौन सा अमेंडमेंट में चेंज किया गया, ठीक है? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पूर्णकालिक सदस्य। 5 होते, मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश, एक महिला होगी और 2 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के बारे में जो जानकारी प्राप्त है, विशेष जानकारी, वो हो सकती है, ठीक है? तो पूर्णकालिक सदस्य में ये सब आएंगे। पदेन सदस्य 7 होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हो गए, है ना? एससी आयोग के अध्यक्ष, और यहाँ एससी आयोग के अध्यक्ष होंगे, है ना? अनुसूचित जाति के जो आयोग के अध्यक्ष वो सदस्य होंगे। एसटी हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ओबीसी हो गए, ओबीसी आयोग के। उसी तरह बाल संरक्षण, है ना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग आयुक्त के अध्यक्ष, ठीक है? तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पदेन सदस्य वो 7 भी है, पूछ दिया जा सकता है आपको, तो इसको भी ध्यान में रखना आपको। और क्या पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से? इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, 6 सदस्यीय चयन समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, ठीक है? उसके और कौन कौन होते हैं उसमें? गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा उपसभापति है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के उपसभापति है, ठीक है? लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है? ये राज्यसभा उपसभापति ध्यान में रखना है आपको। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष हो गया, ठीक है? पहले क्या था? पहले 5 वर्ष और था, 5 या 70 था, ठीक है? तो अब 3 वर्ष, अब हो गया 3 वर्ष या 70 वर्ष। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी शायद मुझे लगता है कि बैकलॉग के एग्जाम में ये ऑप्शन पूछा हुआ गया था, ठीक है? तो इसमें वैसे भी सारा चीज़ कवर किया जाता है ना? आपके सवाल लक्ष्मीकांत से ही आए हैं, लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे हैं उनका सवाल बाहर नहीं जाता। तो मेरा जो लेक्चर है वो सारे किताब से इधर-उधर से बना मिलकर ही बनाया गया है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो आधार असमर्थता होनी चाहिए, साबित कदाचार होना चाहिए, ठीक है? और या फिर दिवालिया भी एक कारण है, लाभ का पद है तो वो भी एक कारण हो सकता है, अयोग्यता भी हो सकता है, अस्वास्थ्य है तो वो भी एक कारण है, ठीक है? और राष्ट्रपति मेनली करेगा जो असमर्थता जो साबित कदाचार है, वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति निर्णय लेगा, ठीक है? सैलरी, वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्त तो किससे डिसाइड होता है? तो केंद्रीय सरकार करती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसका वेतन भत्ता डिसाइड करना। कार्य क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट कार्य याद रखें। मानवाधिकार उल्लंघन पर या स्वप्रेरणा, मतलब खुद से जांच कर सकती है, ठीक है? या फिर न्यायालय के आदेश तो कर ही सकती है। न्यायालय में जो लंबित मामला हो, जो मानवाधिकार से संबंध है, उसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकती है। बंदी गृह जेल में जो कैदी है उसका जो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि अंडर ट्रायल कैदी बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 67-68% अंडर ट्रायल कैदी है, विचाराधीन कैदी जिसे कहा जा सकता है। तो उन लोग का क्या स्थिति है, वो सब जांच करना, खाना-पीना किस प्रकार से मिला है, क्योंकि वो तो मानव है, मानव का तो कुछ अधिकार तो मिला हुआ है ना, तो उस अधिकार को संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस रूप में। ये अलग बात है कि उसने अपराध किया, लेकिन मानव के रूप में जो उसका अधिकार है, उसका संरक्षण हमेशा होना चाहिए, ठीक है? तो यही काम करती है मानवाधिकार आयोग, ठीक है? कि जो जो फंडामेंटल राइट उसे मिल चुका है, वो नहीं उसको समाप्त होना चाहिए। तो जो बेसिक नीड्स है, जो फंडामेंटल राइट है, वो मिलना चाहिए, ठीक है? तो मानवाधिकार में ये बात ध्यान में रखना कि शोध कार्य करती है, जागरूकता, प्रचार-प्रसार, ये सब बेसिक पॉइंट है, ये सब करती है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेज का अध्ययन करना, ये भी काम करती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में इतना अगर जान रहे तो सवाल इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? एक पॉइंट और था, 10 दिसंबर आखिर क्यों मनाई जाती है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली
के द्वारा अडॉप्ट किया था उस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसका भी 3 वर्ष और 70 वर्ष ये ध्यान में रखना। अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश हो सकते हैं। सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जिन्हें 7 वर्ष का कार्य का अनुभव है, तो किए हो जाएंगे। और मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान व अनुभव व्यक्ति भी हो सकते हैं सदस्य इसका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अनुशंसा में राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो अध्यक्ष के रूप में होंगे, है ना। गृह मंत्री राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद के सभापति। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद अगर है तो वहाँ के विपक्ष के नेता भी होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो संविधान के राज सूची 2, ठीक है, राज सूची 2 एवं संवर्धित सूची 3 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तो फिर वो नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, देखिए पॉइंट, पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया। विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। आयोग में कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग में जो कार्यकाल हो गया, ठीक है, पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखना। अगर जो राज्य मानवाधिकार आयोग का समय पूरा हो गया तो वो फिर अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद, ये भी ध्यान में रखना, कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सवाल पूछा जाएगा, पूछा भी क्या, मैं जानता हूँ, मुझे बैकलॉग में याद आ रहा है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ये पूछा जाएगा आपको कि राज्य मानवाधिकार की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाते, ये ध्यान में रखिएगा। सेम एज नेशनल ह्यूमन राइट को, जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को या अध्यक्ष को हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाता है। कौन हटाते हैं, तो राष्ट्रपति ही हटाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है आपको। और ये पेज छूट गया था, इसको देख लेते हैं। जो इसकी कार्यप्रणाली क्या है, हाँ हाँ, इसकी कार्यप्रणाली मैं इसका बात कर रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा कार्यप्रणाली उसकी आगे पीछे हो गया। तो इसका कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बात कर रहे हैं हम लोग। सिविल न्यायालय जैसी शक्ति है, स्वयं का जांच दल होता है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिससे गठित 1 वर्ष से अधिक हो गया। ठीक है, ये दोनों का भी पॉइंट होगा। जो जो कार्य एक साथ ज़्यादा घटित हो गया उसका कार्य के लिए जिम्मेवारी नहीं उठा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। भूमिका सलाहकार की होती है और सिफारिश ही कर सकता है। ठीक है, ये किसी को पैकेज नहीं दे सकता, आर्थिक पैकेज अगर जरूरत है तो ये सिर्फ सलाह कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। सलाहकारी भूमिका है इसकी। दोषी को दंड देने की भी शक्ति इसके पास नहीं होती है। ठीक है, अभी हम लोग ये NHRC और SHRC दोनों के लिए यही होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार का लगभग कार्यप्रणाली सेम है। ठीक है, तो दोनों सलाहकारी होती है, को भी दोषी को दंड देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, ये NHRC में अप्लाई है। जो सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा दिए गए किसी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग की भूमिका शक्ति सीमित है। सशस्त्र बल के पास की जो मामला है उसमें राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उसकी शक्ति थोड़ा सा सीमित है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक कमेटी है, इसके नाम याद रखिएगा। AM अहमदी समिति किससे संबंध है, तो मानवाधिकार से। ठीक है, इससे रिलेटेड। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट लेक्चर हुआ, बाकी तो डिस्कस कर दिया मैं, बस ये क्रम थोड़ा सा याद रखेगा कि पहले, हाँ, पहले थोड़ा सा बेसिक हो गया। ये यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपका। ये 30 जो है ये इम्पोर्टेंट है। अपनाया कब गया था मैंने बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, इसके सदस्य का बात हो गया। फिर राज्य को पहले बाद में पढ़िएगा, पहले कार्यप्रणाली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेज है राज्य मानवाधिकार और उसका लास्ट पेज ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बताइए अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, धन्यवाद।